हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मानसी भट्टाचार्य फ्रॉम पाठक क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का एक और चैप्टर जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं। तो मनी एंड क्रेडिट को, मनी को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बार्टर सिस्टम का, मतलब मनी के पहले क्या चलता था। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पे गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज किया जा सकता है ना, एक गुड्स के बदले में दूसरा गुड्स, जैसे चावल के बदले में आटा, चावल के बदले में गेहूं। ठीक है, तो क्वेश्चन रेज होता है कि बार्टर सिस्टम के क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, क्या क्या डीमेरिट्स थे, जहां से कि क्वेश्चन रेज होता है। तो डीमेरिट्स क्या क्या थे? पहला क्या हो सकता है? डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट मतलब क्या होता है? सपोज कि मेरे पास चावल है, आपके पास आटा है। ठीक है, मैं चावल देने को रेडी हूं लेकिन आप आटा देने को रेडी नहीं हो, तो दोनों लोग सेम टर्म्स पे जब एग्री नहीं होते हैं, दैट इज डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट। ओके, नेक्स्ट होता है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। मेजर करना, वैल्यू को मेजर करना। सपोज कि मेरे पास गेहूं है, आपके पास गोल्ड है। ओके, तो मैं 1 किलो गेहूं के बदले में 1 किलो गोल्ड क्या दोगे? आप कहोगे मैम ये तो आपने लूट लिया हमको, है ना, गेहूं के बदले में गोल्ड ले लिया, 1 किलो गोल्ड ले लिया। तो मेजरमेंट कैसे पता करेंगे कि किस चीज का कितना वैल्यू है? तो मेजर करना एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है। नेक्स्ट हो जाता है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी कैसे पता करेंगे हम लोग? जैसे सपोज कि मेरे पास 1 किलो गेहूं है, आपके पास एक घोड़ा है। ठीक है, उस केस में क्या करोगे? 1 किलो गेहूं के बदले में 1 किलो घोड़ा कैसे दोगे? कैसे डिवाइड करोगे घोड़े को, है ना? तो कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसको हम लोग डिवाइड या बांट नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट मतलब क्या होता है? जैसे सोचो कि मैंने आज आपसे गेहूं ले लिया, ठीक है, मेरे पास सपोज टमाटो है, मैंने आपसे कहा क्या कि मैं आपको 1 महीने बाद पे करूंगी। अब टमाटो तो 1 महीने बाद आपको टमाटो नहीं मिलेगा, केचप मिलेगा टमाटो का, है ना? तो फिर क्या हो जाएगा? मतलब गुड्स खराब हो सकते हैं। तो डिफर्ड पेमेंट करना, गुड्स के बदले में गुड्स का डिफर्ड पेमेंट करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट चीज क्या है? स्टोरिंग ऑफ। स्टोरिंग भी वही सेम चीज। सपोज मेरे पास टमाटो है, उस केस में मैं कैसे स्टोर करूं उसको 1 महीने तक? अगर मेरे पास अच्छा सा कोल्ड स्टोरेज नहीं है तो कैसे स्टोर कर पाएंगे? नहीं स्टोर होगा। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी किसमें? बार्टर सिस्टम में। जिस प्रॉब्लम को दूर किया किसने? मनी ने। नाउ व्हाट इज मनी? मनी क्या होता है? मतलब पेमेंट करने के लिए मनी को मतलब मेजर करने के लिए किसी चीज की वैल्यू को जो भी चीज यूज करते हैं, चाहे वो नोट हो, चाहे वो कॉइन्स हो, चाहे वो चेक हो, मतलब व्हाटएवर। ठीक है, चाहे वो पुराने टाइम पे याद है वो सोने और चांदी और चमड़े के सिक्के चलते थे, है ना? तो ये सारी चीजें मनी है, मतलब कि किसी चीज के एक्सचेंज के बदले में हम जो चीज देते हैं दैट इज मनी। ओके, नेक्स्ट आ जाती है करेंसी। नाउ व्हाट इज करेंसी? ऑल पेपर नोट्स एंड ऑल कॉइन्स आर करेंसी। ठीक है, मनी हो गया, करेंसी हो गया, बार्टर सिस्टम हो गया। अब आता है क्वेश्चन, आता है क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि आज की जो मॉडर्न करेंसी है, मॉडर्न करेंसी का अपना कोई वैल्यू नहीं होता है। मतलब जैसे नोट्स है, नोट्स को आप जलाओगे या पिघलाओगे तो क्या मिलेगा? उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। तो मॉडर्न करेंसी का अपना कोई इंटरेस्टिक वैल्यू न होते हुए भी क्यों हम उसको यूज करते हैं? तो इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि मॉडर्न करेंसी का कोई इंटरेस्टिक वैल्यू, मतलब अपना कोई वैल्यू न होते हुए भी हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि दीज करेंसीज आर ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई, है ना? आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑथराइजेशन की वजह से इसकी अपनी वैल्यू है, जिस वजह से हम लोग करेंसीज को क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर में, दैट इज डिपॉजिट। नाउ व्हाट इज डिपॉजिट? डिपॉजिट याद रखिएगा, हम लोग बैंक में जब खाता खोलने जाते हैं तो हम लोग डिपॉजिट करते हैं। आप भी गए होंगे बहुत सारे बैंकों में। ठीक है, तो बैंक का 2 काम होता है, याद रखिएगा। बैंक का 2 मेन काम होता है। पहला होता है एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड सेकंड इज लेंडिंग द मनी, मतलब लोन प्रोवाइड करना। ठीक है, एक्सेप्ट करेगा डिपॉजिट और लोन प्रोवाइड करेगा। एक्सेप्ट करने के लिए डिपॉजिट्स की बात अगर हम करें तो सबसे पहले डिपॉजिट और लोन अलग अलग पड़ेंगे। डिपॉजिट क्या हो जाता है? डिपॉजिट 2 तरह की होती है। पहला होता है टाइम डिपॉजिट, दूसरा होता है टर्म डिपॉजिट। ओके, टाइम डिपॉजिट मतलब जहां पे टाइम के बेसिस पे मिलेगा। फॉर एन एग्जांपल फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, जो कि टाइम कंप्लीट होगा। सोचो मैंने 10 साल के लिए पैसा रख दिया, 15 साल के लिए पैसा रख दिया। ठीक है, टाइम कंप्लीट होगा तो हमको पैसे मिलेंगे। ठीक है, क्या हो गया ये? टाइम डिपॉजिट में फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। आते हैं हम लोग टर्म डिपॉजिट में, जिसको हम लोग कभी कभी डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं। ओके, टर्म डिपॉजिट क्या होता है? मतलब मैं जब भी जाऊंगी, जब भी मैं डिमांड करूंगी वो पैसा मुझे मिल जाएगा। एग्जांपल क्या है इसका? एग्जांपल है आपका सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। ठीक है, सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में हम जब पैसे की डिमांड करेंगे हमको हमारा पैसा क्या होता है? मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके चैप्टर में से, दैट इज चेक। ओके, चेक क्या होता है? चेक क्या होता है? चेक में हम अपने बैंक को ऑर्डर दे रहे होते हैं कि मैंने जिस पर्सन का नाम, जितना अमाउंट उस चेक में लिखा है, बैंक उस पर्सन को उतना पेमेंट क्या करे? कर दे।
ठीक है, दिस इज चेक्स। नेक्स्ट क्या आता है आपका चैप्टर में आता है लोन्स। लोन्स क्या होता है, देखिए लोन में क्या होता है, हम दो पर्सन होते हैं, एक बोरोवर और एक लेंडर या डिपॉजिटर, ठीक है, मतलब एक पैसा मांग रहा है, एक पैसा प्रोवाइड कर रहा है। तो मांगने वाला बोरोवर, देने वाला लेंडर या फिर डिपॉजिटर जो बैंक में पैसे रख रहे हैं, ठीक है, ये आ जाएंगे। उसके बाद क्या आता है आपका इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता है, दैट इज डेब्ट ट्रैप। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप क्या होता है, सोचिए कि सपोज कि मेरे पास जॉब नहीं है, ठीक है, जैसे कोरोना का टाइम आप याद करिए, उस समय क्या होता था, क्या था कि लोगों के पास काम नहीं थे, लोगों के पास इनकम का कोई सोर्स नहीं था, तो लोग क्या करते थे, लोन ले रहे थे, है ना। तो सोचो मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है, लेकिन क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है, कोई जॉब नहीं है, मैं वो पैसे को रिटर्न कहां से करूंगी। सोचो 1 महीने का मैंने लोन लिया है, ठीक है, या 1 साल का ही लोन ले लिया है 1 लाख रुपए का, तो मेरे पास अगर कोई काम रहेगा नहीं तो मेरी इनकम तो जनरेट हो नहीं रही है, मैं उस पैसे को कैसे रिटर्न करूंगी। मैं उस पैसे को रिटर्न करने के लिए कहीं दूसरे जगह से सोचो 2 लाख रुपए का लोन ले ली, इंटरेस्ट भी तो देना है ना। तो सपोज कि इंटरेस्ट सहित मैंने 2 लाख रुपए, वहां पे इंटरेस्ट सहित मैंने 1 लाख रुपए छुपा दिया, और मेरे सामने कौन सा लोन बचा है, 2 लाख का। अभी भी कोई इनकम सोर्स नहीं है, मैंने फिर कहीं से 3 लाख रुपए का लोन लिया, इंटरेस्ट सहित इधर का 2 लाख रुपए चुका, फिर उस 3 लाख को चुकाने के लिए 4 लाख रुपए का लोन लिया, फिर उसको चुकाने के लिए 5 लाख रुपए का लोन लिया। मतलब क्या है कि सिंपल हम क्या होते जा रहे हैं, हम लोन में फंसते जा रहे हैं, है ना। एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे लोन को चुकाने के लिए तीसरा, तीसरे लोन को चुकाने के लिए चौथा, तो हम इस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डेब्ट ट्रैप, ओके, क्योंकि जब इंसान चुका नहीं पाता है अपने डेब्ट को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेब्ट ट्रैप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप लोन लेने के लिए हमको एक चीज जरूरत होती है, अगर आपको पता है, दैट इज कोलैटरल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलैटरल। कोलैटरल मींस होता है गिरवी कुछ रखना, मॉर्गेज रखना, ठीक है। हम क्या कहते हैं, हम अगर बैंक से लोन लेने गए तो बैंक हमसे क्या कहेगी, आप कुछ तो गिरवी रखिए, कुछ तो मॉर्गेज रखिए, तब हम आपको लोन देंगे। तो वो मॉर्गेज के रूप में, वो गिरवी के रूप में हम जो भी रखेंगे वो क्या कहलाएगा, कोलैटरल कहलाएगा। अब कोलैटरल में बिल्डिंग हो सकता है, घर हो सकता है, कार हो सकती है, ज्वेलरीज हो सकती है ना, जो भी मेरे पास महंगी चीज है उस चीज को हम एज अ कोलैटरल जमा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर में से और क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज टर्म ऑफ क्रेडिट। अब टर्म ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, टर्म ऑफ क्रेडिट में कितने लोग इन्वॉल्व है, लाइक बोरोवर एंड लेंडर, उसके बाद कितना टाइम के लिए लैंडिंग हो रहा है पैसा, उसके बाद कितना पैसा लैंडिंग हो रहा है, ये सारी चीजें टर्म ऑफ क्रेडिट में आती है। नेक्स्ट आता है हमारा क्रेडिट एग्रीमेंट। अब 2 तरह के फार्मर्स होते हैं या 2 तरह के लेंडर्स होते हैं, एक होता है स्मॉल लेंडर्स या स्मॉल फार्मर, दूसरा होता है लार्ज लेंडर या लार्ज फार्मर्स, ठीक है। तो स्मॉल फार्मर मतलब जो गरीब लोग हैं वो कहाँ से लोन लेते हैं, लोग लोन लेते हैं। अच्छा, इसको बताने से पहले मैं आपको सेक्टर्स बता दूं तो आपको ये चीज और क्लियर होगी। सेक्टर्स कितने होते हैं, सेक्टर्स 2 होते हैं। क्या है, पहला है फॉर्मल सेक्टर, दूसरा है इनफॉर्मल सेक्टर। लोन लेने के लिए, ओके, लोन लेने के लिए 2 सेक्टर्स होते हैं, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर क्या है, बैंक्स हो गया, ओके, कोऑपरेटिव्स हो गए, दीज आर फॉर्मल सेक्टर, जहां पे कि डिसाइडेड रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जहां पे कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, जहां पे इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कम होगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए, प्रॉपर कोलैटरल चाहिए, सब कुछ एकदम डिसाइडेड चाहिए, पहले से डिसाइड होता है, ठीक है। इसको ऑथराइज कौन करता है, याद रखिएगा, फॉर्मल सेक्टर को ऑथराइज करता है आरबीआई, ठीक है। दूसरा आता है हमारा इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कुछ डिसाइडेड नहीं है, ये कैसा होता है, ये इनफॉर्मल सेक्टर होता है। इनफॉर्मल सेक्टर जैसे कि एग्जांपल के लिए मनी लेंडर्स हो गए, है ना, या रिलेटिव्स हो गए, वो जो बढ़ती है देखते मूवीज में कि जमींदार होते थे, है ना, जमींदार क्या करते थे, लूट लेते थे लोगों को पैसे के लिए, तो ये है हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। यहाँ पे कोई रूल्स ऑफ डिसाइडेड नहीं है, कुछ डिसाइड नहीं है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इंटरेस्ट रेट हाई होगा। यहाँ पे मॉर्गेज के रूप में या कोलैटरल के रूप में बहुत ज्यादा पैसा आपसे लिखवा लिया जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी। ये क्या होता है, ये इनफॉर्मल सेक्टर होता है। क्योंकि नाम ही इनफॉर्मल है तो इनको कोई भी ऑथराइज्ड या कोई भी इसको गवर्न नहीं करता है, ठीक है। तो अब बात आती है, हम वापस चलते हैं अपने किसानों पे, लार्ज फार्मर स्मॉल फार्मर, याद है। तो स्मॉल फार्मर क्या हो जाएगा, जो गरीब किसान है वो कहां से लोन लेंगे, गरीब किसान नॉर्मली ज्यादातर लोन लेते हैं कहां से, रिलेटिव्स से, मनी लेंडर्स से, याद रखिएगा। और जो अमीर फार्मर है वो नॉर्मली चले जाते हैं बैंक्स लोन लेने के लिए। अब क्वेश्चन रेज होता है, क्वेश्चन ये क्या बनता है कि फॉर्मल सेक्टर अच्छा है या इनफॉर्मल सेक्टर अच्छा है। आप बोलोगे मैम फॉर्मल सेक्टर अच्छा है, रूल्स रेगुलेशन पहले से डिसाइडेड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तो फॉर्मल सेक्टर में ही हमको जाना चाहिए, है ना। लेकिन फिर भी जो फार्मर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ ज्यादा अटैच्ड होते हैं, ज्यादा झुके होते हैं, वो इनफॉर्मल सेक्टर से ज्यादा लोन लेना पसंद करते हैं। क्यों,
रीजन ये है कि क्योंकि गांवों में एजुकेशन कम है तो डॉक्यूमेंटेशन से वो क्या करते हैं, वो नॉर्मली डरते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, जिस वजह से वो फॉर्मल सेक्टर में मतलब बैंक्स में जाने से थोड़ा सा कतराते हैं। और उनके लिए इजी होता है जल्दी से किसी के बातों में आ जाना, वो जल्दी से क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं जहां पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। वो कौन सा सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर लोन्स के लिए डिपेंड करते हैं। ठीक है, यहां से आपके क्वेश्चंस रेज होंगे। इसके बाद आपका होता है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या कहलाता है, सिंपल से याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का मतलब है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, मतलब जितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा वही आपका क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कहलाएगा। ओके, चलिए इतना आप लोग करिए, आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए अगेन मिलेंगे।